नमस्कार। नमस्ते सर। जी, अपना परिचय दीजिए। सर मैं अमृतलाल मीणा प्रतापगढ़ से हूँ। मैं 2006 में 10th किया है, 2008 में 12th कर रखा है और 2012 में ग्रेजुएशन हुई है और मैंने एम ए पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है 2019 और मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। 2016 में इंटरव्यू दिया मैंने और अभी इंटरव्यू। ठीक है कि आपका इंटरव्यू कंटिन्यू करते हुए मैं फॉरवर्ड करूंगा आपको एडी सर की ओर। सर प्लीज। हाँ सर। अमृत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। आपने इससे पहले कोई काम किया है, कोई जॉब करी है? नहीं सर, जॉब नहीं करी। ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ था आपका? ग्रेजुएशन 2012 में हुआ सर। 2012 से लेकर अभी तक? सर 2012 में ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने 2013 का आरएस दिया मैं, बट थोड़ी गाइडेंस आपकी की आवाज कमी थी। क्लियर नहीं आ पा रही, थोड़ी जोर से बोलेंगे आप? सर मैंने हाँ। 2012 ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2013 वाली भर्ती का। तो उसमें मेंस थोड़ा गाइडेंस की कमी थी और सही मैं भी सीरियस नहीं हो पाया था, तो मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए। तभी 16 की भर्ती आई हुई थी, तो 16 में मैंने इंटरव्यू दिया और कुछ गलतियां रह गई जो फाइनली चेंज नहीं हुआ और अभी सब वापस आ गए सामने। क्या कमियां रही थी आपके अंदर? सर कमियां यही रही कि कुछ पेपर में मार्क्स ज़्यादा कम आ रहे थे, थर्ड पेपर में, फोर्थ पेपर में, तो इस बार थोड़ा सुधार किया है इसमें और मुझे लगता है इस बार बेटर रहेगा। थर्ड पेपर? कौन से पेपर की बात कर रहे हैं आप, मेंस के? तो सर, मेंस? हाँ सर, मेंस के पेपर। कौन सा विशेष तरह से सब्जेक्ट, विशेष तौर पे आपका सब्जेक्ट कमजोर रहा? सर वैसे मेरा पॉलिटी में मार्किंग अच्छी नहीं हो पा रही थी दोनों बार, 13 और 16 में। और थोड़ा उसके बाद सी पार्ट जो होता है तो छोटे प्रश्न आते हैं जो 15-15 शब्दों में, उनमें भी मार्क्स सही नहीं आ पा रहे थे, तो उनमें अगर थोड़ी। पॉलिटी की बात करें तो आपने तो एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है। पॉलिटी तो नॉर्मली वहाँ पे कवर हो जाती है, जैसा मैं आपकी प्रोफाइल में देख पा रहा हूँ। सर, सर मैंने 2019 में एमए किया है, 2 अटेम्प्ट हो गए थे पहले, तो फिर मैंने नहीं किया। तो फिर आपने एमए इसलिए किया था कि आपकी प्रैक्टिस हो सके जहाँ पे आप कमजोर हैं वहाँ पे? नहीं सर, ये भी समझे, इंटरेस्ट भी था पॉलिटी पढ़ने का, तो साथ में कर लें, 2 अटेम्प्ट हो गए तो किसी के। अपनी कोई दो कमियां बताइए। सर थोड़ा गुस्सा आता है मेरे को और एक कई चीज़ अक्सर भूल भी जाता हूँ टाइम पे, तो उनको याद रखता हूँ, डायरी वगैरह रखता हूँ मैं, कुछ चीज़ ऐसी होती है काम। पहला तो मैंने सुना आपका ढंग से कि आपको गुस्सा आता है थोड़ा। दूसरा क्या हाँ। है? दूसरा सर यही है, भूलने की चीज़ें, कई बार भूल जाता हूँ मैं चीज़ें, लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाती, तो काम होते हैं बस। जैसे कि क्या भूलते हैं आप? जैसे जैसे पढ़ाई की बात करें सर, कुछ आंकड़े वगैरह होते हैं, ये चीज़ें याद नहीं रहती। उसके अलावा कुछ घर के कुछ काम होते हैं, अगर ज़्यादा टाइम होता है, कुछ बात ऐसी होती है मैं भूल जाता हूँ। लगता है कोई काम की चीज़ें उनको मैं जैसे डायरी होती है, बस उसमें लिख भी लेता हूँ, रिमेम्बर, याद रहे, हाँ ये काम थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में फिर हम ऐसे इंडिविजुअल को क्यों लें जिसको गुस्सा भी आता है और जो चीजें भूल जाता है? कल को आप कोई सर नियम एक कानून भूल गए, गुस्सा आ गया सर आपको एक कि अपने किसी जूनियर या सीनियर पे, तो? सर एक एवरेज आता है, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ खुद को वापस। कई चीज़ों पे हो जाता है कई बार, ये तो इतना ज़्यादा नहीं, हल्का तो कंट्रोल कर लेता हूँ। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप? न्यूज़ पेपर सर दोनों पढ़ता हूँ, भास्कर पत्रिका। राजस्थान पत्रिका? हाँ आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? सॉरी सर, आज नहीं देख पाया, मैं रात में उदयपुर से आया हूँ, तो शायद 9-10 से पहुँच रहा हूँ, आज नहीं देखा। कल का पढ़ा? हाँ सर। कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बताइए। सॉरी सर। राजस्थान पत्रिका के हेडलाइन बताइए, नहीं तो दैनिक भास्कर की हेडलाइन बताइए। सर मैं ट्रैवल ज़्यादा किया, मैं इस चीज़ों को भूल ही गया, माफी चाहूँगा सर, नहीं याद नहीं रहा, हल्के हल्के दिखा था कल। ये फॉर्म। दोनों अखबारों में आजकल टॉप 5 कोविड 19 केसेस के कंट्रीज आ रही हैं, नेशंस आ रहे हैं। हाँ सर। उन 5 देशों के नाम बताइए जो सबसे ज्यादा ग्रसित हैं कोविड 19 से, ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा यूएसए में है, सेकंड ब्राज़ील में है, और थर्ड, सॉरी सर, दो देश है।
भारत कौन से नंबर पर आता है? भारत सर अभी थर्ड नंबर पे आ गया सर। अगर स्टेट वाइज देखें, राज्य वाइज, तो राजस्थान कौन से नंबर पे आता है? टॉप पे महाराष्ट्र है, राजस्थान का क्रम मुझे आइडिया नहीं। टॉप पे महाराष्ट्र है। आप राजस्थान में आना चाहते हैं ना एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ सर। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में? खैर, कोविड-19 का जैसा आपको मालूम है चीन से शुरुआत हुई थी, वुहान शहर से। उसके बाद कौन कौन से देशों में फैला था? चीन में वुहान शहर से चला, उसके बाद इटली में सबसे ज्यादा फैला था वो। इटली में पैर मचाया था, उसके बाद किसी यूरोपियन कंट्री, फिर यूएसए में फैला उसके था, बाद और इटली के बाद सबसे ज्यादा यूएसए में, फिर ब्राजील और नए नए देशों में। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से पहले वैश्विक महामारी कौन कौन सी आई थी? सर फिलहाल एक तो स्वाइन फ्लू आई थी, एक बर्ड फ्लू भी थी, एक इबोला वायरस। और इबोला वायरस से काफी रोकता था, मैं स्वाइन फ्लू ज्यादा चला रहा था। अच्छा, और कोई याद नहीं है? हाल ही में रफाल डील हुई है, रफाल विमान भारत। सर आपकी हाल आवाज। ही में रफाल डील हुई है। हाँ सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर सही आ रही है। हाल ही में रफाल डील हुई है, भारत ने विमान खरीदे हैं। जी सर। कौन से देश से, कौन सी कंपनी से खरीदे हैं, और भारत में कौन सी कंपनी है जो ये सौदा कर रही है? सर भारत में राफेल जो है फ्रांस से खरीदे हैं 36 राफेल, और फ्रांस की शायद मुझे क्लियर नहीं है नाम, शायद एविएशन कोई कंपनी है, दसॉल्ट ऐसी सर। सॉरी, तो कंपनी का नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। और अनिल अंबानी ये की जो कंपनी है वो उसमें पार्टनर है, और भारत सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से डील करी है। भारत में कौन सी कंपनी डील कर रही है? ये सर अनिल अंबानी की कोई कंपनी है। हाँ, उद्योगपति को अनिल अंबानी उनकी कोई कंपनी है। अच्छा, माइक ऊपर कर लीजिए आप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही ढंग हाँ से। सर। हाँ सर। रफाल कौन सी जनरेशन का प्लेन है? ये सर फोर्थ जनरेशन है। क्या उससे उन्नत विमान है देश दुनिया में कहीं? हाँ। हाँ सर फिफ्थ जनरेशन के हैं। कहाँ कहाँ पर है? ये सर नाम तो मुझे क्लियर याद नहीं हो या पा रहे हैं सर, तो ये जैसे यूएसए में और चाइना में है, फिफ्थ जनरेशन जनरेशन के आगे। ऐसी तो हमने फिर सबसे उन्नत विमान क्यों नहीं खरीदे? सर फिफ्थ जनरेशन के शायद मेरे ध्यान में तो शायद इंटरनेशनल मार्केट में शायद अवेलेबल नहीं है, बेच नहीं रहे, जो जिन देशों ने बना रखे हैं वो लोग बेच नहीं रहे अभी शायद। अभी चाहूंगा सर, इस बारे में थोड़ा क्लियर नहीं है। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, अमृत? प्रतापगढ़ जिले में सर। हम आपको प्रतापगढ़ का एसडीएम बना देते हैं। जी सर। बाढ़ग्रस्त, आज जैसे आपको मालूम है आजकल बारिश आ रही है, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। हाँ सर। तो आप अपने रेजिडेंस के अंदर, एसडीएम रेजिडेंस के अंदर फंस जाते हैं, हाँ बारिश आती है, आसपास पानी भर जाता है, जाने आने की व्यवस्था नहीं है। इतने में ही आपको खबर आती है कि स्कूल बस फंस गई है, वहां पे स्कूल के बच्चे हैं और पानी भर रहा है। दूसरी खबर आपको आती है कि ग्रामीण है वो हाईवे पर आ गए हैं, उनके घरों के अंदर भी निचला स्तर होने के कारण पानी फंस गया है। हाँ सर। तीसरी खबर आती है जो रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम है वो हाँ भी सर। हाईवे पे फंस गई है, वो उन पेड़ गिर गए हैं और आसपास पानी भर रहा है उनके भी। हाँ इस सर। सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपका प्लान ऑफ एक्शन बताइए मेरे को। सर प्लान ऑफ जो पहला तो ये रहेगा कि जब अगर बारिश आ रही है, कुछ एक दूर क्षेत्र है, तो पहली चीज तो मैं अपने आवास पर रहूंगा नहीं। मुझे मेरी अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी है कि मैं अपने ऑफिस और जहाँ भी हो मैं अपने कार्य को सही ढंग से करूँ। और जह रही बात अगर बारिश की है तो हम पहले से प्लान करें कि जहाँ जहाँ लोगों में गाँव में पानी भरे तो उन लोगों को हम पहले से चेतावनी वगैरह देकर उनको अलग जगह के रेस्क्यू करके कोई गवर्नमेंट स्कूल या कोई जगह वहाँ उनको रखें, तो उनके घरों में पानी वो लोग फंस जाए, इस तरह की कंडीशन आने ही नहीं दें।
और एक बात, अगर वाहन अगर कोई फंस गया तो तत्काल हम किसी टीम को आसपास जो भी है, या हमारा जो पुलिस प्रशासन SDRF जो भी टीम है उनको तत्काल लेके उनको रेस्क्यू करवाएंगे, उनको बचाएंगे सर। ठीक है, ये तो आपने प्रोएक्टिव मेजर्स बताए। हाँ सर, हाँ सर। समय पे अगर कोई आपदा आती है तो उसका पूर्वानुमान लगाकर हम ये सब कर लेंगे, लेकिन अभी तो हाँ सर, आपदा आ गई, आप नए नए SDM है, आपको हाँ नहीं सर, टाइम मिला, आगे से कम्युनिकेशन भी नहीं है आपकी कि ठीक है बाढ़ग्रस्त हालात होने वाले हैं, अचानक से सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, हाँ सर। अब बताइए। सर हमारे पास पूरा प्रशासन तंत्र अगर ऐसी कंडीशन है तो तुरंत, तो पहले मैं जहाँ भी अपना पुलिस प्रशासन है, दूसरे जो भी हमारे पास टीमें गठित होती है उनको तुरंत भेज के एक बार तो बस को बचाओ। जो लोग हाईवे पे अगर आगे हैं तो उन लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करवाएंगे तुरंत, अच्छी जगह उनके राशन वगैरह, खाने पीने की चीजें जो उनकी व्यवस्था करवाएंगे। और फिर पानी जैसे उतर जाए फिर उन लोगों को घरों में जो घरों, और कोई अगर कोई फंस गया तो उसको बचाएंगे वहां से। और स्कूल बस। जरूरी नहीं घर में स्कूल बस को सर यही है कि हम एक टीम, अर्जेंट टीम भेजेंगे, पुलिस है या अदर, तो जो भी हमारे पास संसाधन हो उनको तुरंत भेज के एक बार बचाएंगे उनको। और जाए जाए बचे तब तक तो सर आसपास वहाँ जो है उनको बचाने की कोशिश करेंगे एक बार तो। जैसे जहाँ फंसी है वहाँ के लोकल हमारा जो सरपंच सचिव होते हैं, वो पटवारी होते हैं, उनको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे भाई क्या हमें कंडीशन है आप। हाँ सर, बताइए, हाँ सर। क्या आप अपने जवाब से संतुष्ट हैं? 100%। हाँ, 100% सर। चलिए मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए आपको मूव करता हूँ। PS मैम, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून अमृत जी। मैं सुनूं? आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जान सकती हूँ? मैडम हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। ज्योग्राफी में कॉटन की फाइन क्वालिटी हमें कहाँ मिलती है? अजय मैडम। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ जी। कॉटन की फाइन क्वालिटी कहाँ मिलती है, कौन सी कंट्री में मिलती है अच्छी किस्म की कॉटन? सॉरी मैम, आइडिया नो आइडिया। नहीं। ओके। चाय के लिए क्या प्रतिकूल चाय उगाने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? माफी चाहूंगा, ज्योग्राफी लंबे टाइम से कंपटीशन एग्जाम के अलावा नहीं पढ़ा मैंने। ओके। कोयले के प्रकार? कोयले के 4 प्रकार में, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है? एंथ्रासाइट शायद। ओके। ओशियन करंट क्या होते हैं? अजय में ओशियन करंट क्या होते हैं? क्वेश्चन पर ओके। मुशर्रफ क्या टर्म है? परगना क्या है? नहीं पढ़ा, सॉरी। नसीरुद्दीन ने इल्तुतमिश की डेथ के बाद कुछ चेंजेस किए थे, ऐसा उसने क्यों किया था? नसरुद्दीन शाह ने, हम जी। प्रश्न एक बार। नसीरुद्दीन ने इल्तुतमिश की डेथ के बाद बहुत सारे चेंजेस किए थे, उसने कुछ बोल्ड स्टेप्स उठाए थे, ऐसा उसने क्यों किया था, क्या क्यों जरूरी हो गया था ऐसा उसके लिए? सॉरी। 1947 का जो पार्टीशन है, क्या उसे रोका जा सकता था? जो मैडम रोका जा भी सकता था, उस टाइम कंडीशन ऐसी बन गई थी कि शायद पार्टीशन होना ही था, कि देश में सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो गए थे। आधे से आधे नेता हमारे ये चाह रहे थे कि हो जाए कुछ, रोकने में बहुत कम नेता, जैसे गांधी जी एक दो और गए जिनका योगदान है, इसके अलावा सब ये चाह रहे थे पार्टीशन हो जाए, कोई बात नहीं, स्वतंत्र मिल जाए और कम से कम सांप्रदायिक दंगे और इन चीजों को रोका जा सके। जो 1757 की क्रांति हुई थी, जो वॉर हुआ 1757 प्लासी वॉर हुआ था, उसके बाद भारत में क्या परिवर्तन हुए? ब्रिटिश सत्ता
में क्या चेंजेस हुए थे? मैडम 1757 के बाद पहले तो क्या ब्रिटिश जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, उसके बाद वो लोग क्या व्यापार तक ही सीमित थे। 1757 के बाद उन लोगों ने क्या भारत की राजनीति में भी एंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने राजाओं को धीरे धीरे वो राज्यों पर कब्जा करना, कमजोर राज्यों पे उनकी शासन व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेना, स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे मतलब एक राजनीतिक शक्ति बन गई कंपनी का व्यापारिक से। ओके, 1857 की क्रांति का इकोनॉमिक रीजन क्या था? इकोनॉमिक रीजन ये कहा जाए कि भारत का जो पैसा है सबसे ज्यादा ब्रिटेन भेजा जाने लगा। यहाँ पर उद्योग धंधे चौपट होने लगे, या ब्रिटिश अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा वेतन दिया जाता है, इंडियन को कम दिया जाता है, तो वो सारा पैसा वहाँ जाता है। यहाँ का जो पैसा वो यहाँ के इंडस्ट्री में इनका यूज नहीं हुआ। इनमें कहा जाए तो इंडस्ट्री ज्यादा बिल्कुल ही नहीं, सारा विदेशी माल आ रहा है, उसके बदले में पैसा यहाँ से जा रहा है। धन का जो निर्गमन जो कह सकते हैं। ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का कारण क्या था? उद्देश्य उनका व्यापारी था, पर साथ साथ में उनके राजनीतिक उद्देश्य समाज थे इनमें कि जैसा वर्ल्ड में दूसरी जगह पर। ओके ओके अमृत जी, मैं आपको नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव कर रही हूँ। ठीक है। अमृत जी कैसे हैं आप? नमस्ते सर, ठीक हूँ सर। अपना रोल नंबर बताइए। 826684। ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है आरएस में? जी सर, थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है। आप ये बताइए, क्योंकि प्रतापगढ़ जिला जो है एमपी की सीमा पे स्थित है, तो जी सर। आपको जो राजस्थान के जितने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है हाँ वो क्या सर। क्या है, ये बताइए आप। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। सॉरी सर, कोई भी एक सीमा विवाद। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद तो मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसलिए वहाँ पे जाऊँगा मध्य सर। प्रदेश के साथ में या उत्तर प्रदेश के साथ में या हरियाणा के साथ में कोई सीमा विवाद आपको याद आ रहा हो? सर जैसे सीमा विवाद तो नहीं, जैसे वो अपना पानी और ये जो है इसके बारे में विवाद अक्सर गुजरात के साथ है अपना, इसके लिए वहाँ पे चाहूँगा सर। इस बारे में क्लियर नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर प्रतापगढ़ से आपको झालावाड़ जाना हो जी सर। तो आप कौन सा रूट फॉलो करेंगे? क्या कोई किसी राज्य से होकर गुजरेंगे या राजस्थान में ही सीमा है उसी से निकल नहीं, जाएंगे आप? मध्य प्रदेश से सर सीधा निकलेंगे झालावाड़। मध्य प्रदेश से? हाँ सर। वहां से नजदीक पड़ेगा? कितना जी किलोमीटर सर। है मध्य प्रदेश से झालावाड़? प्रतापगढ़ से झालावाड़ कितना किलोमीटर है? सर किलोमीटर मुझे आइडिया नहीं, बट मैं एक बार गया हूँ तो एमपी से सीधा बस भी सीधी निकलती एमपी से जाना होता है। ठीक है। तो आप ये बता दीजिए कि प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ एमपी का कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ से सर रतलाम जिला जुड़ा हुआ है, मंदसौर है, नीमच है। ठीक है। तो मंदसौर में हाल ही में हमने देखा था एक किसानों को लेकर के एक विवाद हुआ था, किसानों पे फायरिंग हो गई थी। जी सर। किसानों की क्या डिमांड थी और क्यों राज्य सरकार को उन पे फायरिंग करनी पड़ी थी? सर शायद केस पुराना हो गया, मुझे पूरा क्लियर नहीं पता, पर कुछ एक आइडिया पता है। जैसे वो लोग किसानों को पानी की डिमांड थी, कुछ एक ये कोई एक कमेटी है जिसकी सिफारिश लागू करने की डिमांड थी, और इसके अलावा एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको अगर आप थोड़ा बढ़ाने की डिमांड थी। इस टाइप की दो चार मांगे थी। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए कि 15 अगस्त को जो है झंडा फहराया जाता है या ध्वजारोहण किया जाता है, या दोनों किए जाते हैं? झंडा फहराना और ध्वजारोहण में क्या डिफरेंस है? सर माफी चाहूंगा, स्कूल में 2009 ही बोलते थे, तो इस चीज में कभी। ध्वजारोहण है। तो क्या 26 जनवरी को भी ध्वजारोहण ही किया जाता है? सर सॉरी सर, ये इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस स्कूलों में ये 2009 है, तो इस चीज पे ध्यान दिया। ठीक है। प्रतापगढ़ में किस किस चीज की खेती होती है? प्रतापगढ़ में वैसे जनरल सबसे ज्यादा अफीम की होती है, सोयाबीन की होती है, और इसके अलावा तो जनरल मक्का है, गेहूँ है, और यही दूसरी चीजें सर तिल वगैरह भी होता है, उड़द भी होता है।
ये जो प्रतापगढ़ में जो अफीम की खेती है, ये जो अफगानिस्तान में जो अफीम की खेती होती है उससे किस तरह से अलग है? सर सर ये जो है प्रतापगढ़ की अफीम जो है ये शायद क्वालिटी थोड़ी कम है इसके क्या, और अफगानिस्तान में जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जाती है क्वालिटी। हाँ, तो क्यों है ऐसा? क्यों अफगानिस्तान की जो ओपीएम है बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है और प्रतापगढ़ की जो है लो क्वालिटी की मानी जाती है? ये डिफरेंसेस सर किस वजह से आए हैं? सर माफी चाहूंगा इस बारे में, मुझे आइडिया नहीं, पर हो सकता है एनवायरनमेंट और क्वालिटी के हिसाब से बीज और ये जो चीजें इनमें हो सकता अच्छा, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिफरेंस होगा शायद। है। हाँ सर ये हो सकता है। तो ये जो प्रतापगढ़ में जो अफीम की पैदावार होती है, इसका कंजप्शन कंजप्शन कहाँ होता है इसका? इसके एंड यूजर्स कौन है? सर थोड़ा हिंदी में थोड़ा समझ में पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रतापगढ़ में जो अफीम की खेती होती है, जी सर। इसका इसका एंड यूजर मतलब ये अंतिम उपभोग कौन करता है इसका? इस सर अफीम का अंतिम उपभोगकर्ता कौन है? सर वैसे जो खेती हो रही है उसका एक निश्चित भाग तो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। जैसे किसी को एक पट्टा मिल रहा है उसका 8 किलो या इस टाइप का कोई फिक्स कर रहे की मात्रा गवर्नमेंट को जमा करा, इसके आपकी अलावा आवाज कम जो आ इसकी रही है, तस्करी आपकी आवाज वगैरह। बहुत कम आ रही सर ये जो अफीम है। हो हाँ, रही है ये जो एक निश्चित मात्रा तो सरकार को जमा कराता है किसान, गवर्नमेंट ने तय कर रखा है। इसके अलावा कई बार इसकी तस्करी वगैरह भी होती है, तो सबसे ज्यादा मारवाड़ में होती है इसकी तस्करी। मारवाड़ में कौन सा रूट, किस तरफ, कौन कौन से जिलों में? ये सब जैसे जो जोधपुर संभाग के ज्यादा, जोधपुर है, जैसलमेर है, और ये जो बाड़मेर बीकानेर ये जो एरिया उस एरिया में ज्यादातर। अच्छा, अफीम के क्या क्या उपयोग हैं ये बताइए आप। किन किन चीजों में काम आती है अफीम? सर अफीम जैसे गवर्नमेंट खरीदती है वो ज्यादातर तो ये सर औषधियों के निर्माण में वगैरह यूज होता है। हम्म। और इसके अलावा तो लोग नशा अफीम, करते हैं। ठीक है, अभी जो अफीम की पैदावार प्रतापगढ़ में हो रही है, इसका क्या रेट चल रहा है? किस रेट में ये बिक रही है अभी? तो रेट का आइडिया नहीं सर, जब से मैं दरियाव ब्लॉक से, तो हमारे एरिया में सर एक भी उसके नहीं है, तो हमारे कभी काम नहीं पड़ा है चीज, हमने पढ़ा है सब देखा है। नहीं, काम तो हमारा क्या है, कई चीजों से नहीं पड़ता है, हम सब पढ़ के ही जानते हैं, है ना? नहीं सर जैसे रेट कि हम का समझे ऑस्ट्रेलिया पड़ा। कभी गए, ऑस्ट्रेलिया कभी जाते नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पे जो है गोल्ड माइंस हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ तो वो सर। तो पढ़ना ही होता है सब चीजें। जी हाँ, सर। ठीक है अमृत, कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए कि पारासेल आइलैंड ये कहाँ स्थित है और क्यों विवादित है? कौन सा सर? पारासेल। वहाँ पे जाऊंगा सर। ठीक है, साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर में इंडिया को क्या थ्रेट्स हैं और इंडिया इनको कैसे इंडिया इनके लिए क्या काउंटर मेजर्स ले रहा है? सर दक्षिण चीन सागर में क्या है कि चाइना थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र बढ़ा रहा है, उस एरिया में कंट्रोल स्थापित कर रहा है, जैसे कि कुछ गड्ढे वगैरह। तो इंडिया का सर यही है कि इंडिया चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो मुक्त व्यापार हो, जिसमें कोई इस तरह डिस्ट्रीब्यूट में विवाद ना हो, और उसके लिए इंडिया यूएसए और जापान के साथ और आसियान देशों के साथ जो है उनके साथ संबंध बढ़ाने में जोर दे रहा है, जिससे चाइना को प्रति संतुलित भी कर सकें और अपना व्यापार और ये चीज़ अच्छे से हो सके। मेरे बात। ठीक है। कोरोना काल के बाद में ये देखा जा रहा है कि भारत में आर्थिक सुस्ती, दैट मीन्स इकोनॉमिक स्लोडाउन अभी चल रहा है। जी सर। आर्थिक विशेषज्ञों को ये डर है कि आर्थिक मंदी भी आ सकती है। जी सर। तो ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन और इकोनॉमिक रिसेशन, इन जी सर। दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? किस किस फैक्टर के द्वारा इन दोनों में डिफरेंस बताया जाता है? इकोनॉमिक स्लो डाउन, और सर दूसरा शब्द क्या बोला था आपने? इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक सुस्ती और आर्थिक मंदी। सॉरी सर। ठीक है, आप ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट का अलगाववाद और आतंकवाद, जे एंड के, जम्मू और कश्मीर के अलगाववाद और आतंकवाद से कैसे अलग है? सर का जो अलग जो आतंकवाद जो है उसमें और जम्मू फर्क जो यही है
जो क्षेत्र है उसको एक अलग राज्य बनाने की डिमांड कर रहे हैं। वो लोग अवैध बांग्लादेशी और प्रवासी जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को बाहर भेजने के लिए इन चीज़ों के लिए उनका हो रहा है। मतलब वो लोग अलग राज्य और डिमांड विकास की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर का जो है ये लोग अलगाववाद, ये अलग है पूरा, ये सिर्फ एक अलग नेशन की बात करते हैं। ये लोग भारत के साथ, हम भारत के भाग हैं, भारत का अभिन्न अंग है, ये चीजें मानते हैं, अलग राष्ट्र की बात करते हैं, मतलब स्वतंत्र चाहते हैं ये लोग भारत से। ठीक है अमृत, ये बताइए हम आपको आरएस क्यों सिलेक्ट कर लें? सर मेरे साथ डिसीजन मेकिंग पावर ठीक है और मुझे लगता है मैं प्रशासन में बेटर तरीके से काम कर सकता हूँ, पंचुअल हूँ समय आवाज का। नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा बीच में बताइए। सर बोलिए अमृत, बोलिए आप। सर हम डिसीजन आपको मेकिंग आरएस पावर क्यों ठीक है। सिलेक्ट कर लें? सर डिसीजन मेकिंग ठीक पावर है। ठीक है, मैं डिसीजन सही समय पे क्विक रेस्पॉन्स कर सकता हूँ। प्री कोई डिजास्टर अगर ऐसी कोई बात हो तो प्री डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर में मुझे लगता है मैं बेटर कर सकता हूँ। इसके अलावा पंचुअल समय का, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इन चीज़ों के साथ काम कर सकता हूँ। ठीक है। आरएस बनने के बाद में मान लीजिए आपकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ में ही होती है, जी सर। तो क्या आप जहाँ भी पोस्टेड होते हैं वहाँ पे आप क्या नवाचार करना चाहेंगे? सर मैं अगर जहाँ भी पोस्टिंग होती है, जैसे अगर ट्राइबल एरिया आपने बताया प्रतापगढ़ की, तो मैं प्रतापगढ़ के सब कुछ एक मेजर सेक्टर है जिनमें मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जैसे एक हमारे ट्राइबल एरिया की सबसे मेजर समस्या है कि ये जो मताना वगैरह होता है, ये चीज़ें कुछ एक प्रथाएं, कुप्रथाएं वगैरह समाज में, इन चीज़ों को खत्म कराने के लिए प्रयास करूंगा। प्रशासन, कुछ एक गणमान्य लोगों के साथ मिलकर। इसके साथ पलायन जो होता है यहाँ से सबसे ज़्यादा, यहाँ का जो मजदूर वर्ग जो है, लोग वर्ग के लिए कुशल अकुशल श्रमिक जो है सब 90% लोग अदर अदर स्टेट में जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मेजर यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट दिलाने के लिए, बाल श्रमिक जो सबसे ज़्यादा फैला है यहाँ पे, ये भी ज़्यादा समस्या का देखने को मिलती है। तो उनके लिए भी जो शिक्षा का, उनको सरकार की स्कीम्स का बेनिफिट है, इनको दिलाने, इन चीज़ों में काम करूँ। ठीक है अमृत, ओके, आई गॉट इट। अमृत एक चीज बताइए कि अगर आपकी पोस्टिंग एज ए एसडीएम किसी कम्युनली सेंसिटिव प्लेस पर हो जाती है, ठीक है, आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, ये हाँ आपको सर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। जी सर। आप वहाँ के लिए निकलने ही वाले हैं कि आपके पास सेकंड इंफॉर्मेशन आती है कि एक बालक का एक्सीडेंट होने से ग्रामीणों ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया है और जो ग्रामीण हिंसक हो गए हैं, तो आप पहले किस जगह पर अपनी मौजूदगी देंगे और किस तरीके से दूसरी सिचुएशन को भी हैंडल करेंगे साइमल्टेनियसली? सर जहाँ तक बात है कि सांप्रदायिक दंगा और एक्सीडेंट और दोनों चीज़ें हो गई, तो सर प्रशासन में और भी साथी अधिकारी भी होते हैं। मैं किसी और अधिकारी और प्रशासन जाब्तों को, आधे जाब्तों को साथ ले जाकर लोगों को समझाएंगे जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जो संघर्ष की स्थिति बन रही है। और दूसरी चीज़, जहाँ सांप्रदायिक दंगे एक बहुत ज़्यादा मेजर समस्या होती है, अगर वहाँ ऐसी बात है मैं तुरंत मौके पर पहुँचूंगा और दोनों पक्षों के जो, ताकि उनको तो पूरी कोशिश रहेगी उसको टालने की, और उसके अलावा जाब्ता वगैरह लगा के और ये चीज़ करेंगे। तो जो भी अगर कोई उनमें कोई विवाद तो ऐसी आप स्थिति हो सबसे पहले तो कहाँ पहुंचेंगे? सर सर मैं आप पहले अपनी दोनों, उपस्थिति कहाँ दर्ज कराएंगे सबसे पहले? सर मैं जहाँ दंगा हो रहा है वहाँ मैं खुद पहुंचूंगा, और जहाँ अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया वहाँ पे किसी और अधीनस्थ को भेज के, और साथ में वो जो जाब्ता वगैरह होता है उसको भेज के जाम खुलवाएंगे, और इसके साथ साथ शांति स्थापित करवाएंगे और उनको समझाएंगे। आप ये बताइए सफलता और असफलता में क्या अंतर होता है और कितना अंतर होता है? सर सफलता, अगर हम जिन उद्देश्यों के लिए लगे हैं, जो चाह रहे हैं, उसमें अगर सीधा चयन हो जाता है वो सफलता है। और अगर हम प्रयास करने के बाद भी अंतिम रूप से अगर हमारा चयन नहीं होता है तो वो असफलता होगी, या फाइनली अगर रिजल्ट पक्ष में। और इनमें कितना अंतर होता है? सफल आदमी बात करें मैं जिस, आपको अ, ठीक है अमृत, मैं आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए मेन पैनल मेंबर की तरफ मूव करता हूँ। इसकी तरफ प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार अमृतलाल जी। नमस्ते सर। अमृतलाल जी अपने जिले का परिचय दीजिए। सर मैं प्रतापगढ़ जिले से हूँ। प्रतापगढ़ की स्थापना 26
जनवरी 2008 को हुई है। 5 ब्लॉक हैं उसमें, दरियावद, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, हरनौत, पीपलकोट जी। और राजस्थान का 33वां जिला है सर, सबसे नया जिला बना है। ठीक है। और प्रतापगढ़ की प्रसिद्धि के और क्या कारण है? सर प्रतापगढ़ की प्रसिद्धि देखी जाए तो सबसे पहली है जो सीता माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य, तो जहाँ पर उसमें उड़न गिलेरी है, इसके अलावा मंदिर है और लव कुश के बड़े झरने हैं और कई जो सागवान वन सबसे ज्यादा कहा जाए, सबसे ज्यादा सागवान वन भी सीता माता अभ्यारण्य में है। इसके अलावा दूसरी चीज अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ जिले की जो है वो है बहुत से, जैसे गौतमेश्वर जो आदिवासी हरिद्वार भी कहा जाता है उसको। उसके अलावा प्रतापगढ़ में छोटे मोटे बहुत से मेले वगैरह होते हैं जिसमें भी एक आदिवासी कल्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ये भंवर माता है, कुछ एक धार्मिक स्थल कह सकते हैं, भंवर माता है। इसके बाद दरियावद ब्लॉक में जर्नी माता जी, ये जो कुछ एक ऐसे स्थल है जो 12 महीने जो झरने वगैरह चलते हैं, तो प्राकृतिक रूप से ठीक है फेमस है। अमृतलाल जी, आप ये बताइए, आपका नाम अमृतलाल जी है, ऐसे ही एक अमृतलाल जी पाठक हैं, वो भी प्रसिद्ध रहे हैं प्रतापगढ़ से, उनकी प्रसिद्धि के पीछे क्या रीजन है? सॉरी सर। चलिए ठीक है। आप ये बताइए कि अभी सीता माता अभ्यारण्य की आपने चर्चा की, तो वहां पे 2 शब्दावलियां है, बेंडल और आसोवा। बेंडल और आसोवा, ये किसे बोलते हैं स्थानीय भाषा में वहां पे? सर बेडल जो है वो एक चौसिंगा हिरण है जो स्पेशल कहा जाता है वहीं पे सीता माता अभ्यारण्य में ही। तो असोआ, असोआ शायद कोई शब्दावली शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ, पता है। चलिए ठीक है। अभी छोटी सादड़ी में कोरोना आउटब्रेक हो रखा है, इसके पीछे क्या रीजन रहे हैं? सर छोटी सादड़ी में कोरोना आउटब्रेक तो क्या है सर, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उसका पालन नहीं किया, तो शायद अचानक एक साथ 42 पॉजिटिव, 42 के आसपास एक साथ पॉजिटिव आए थे। तो सरकार ने 3 दिन के लिए थोड़ा धारा 144 वगैरह लगाई, कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर लोगों की लंबे पैमाने पर स्क्रीनिंग वगैरह। ठीक है, तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के पीछे ही सिर्फ रीजन है? यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो क्या आउटब्रेक को रोका जा सकता था? सर बिल्कुल रोका जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग, और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है या कोई पॉजिटिव व्यक्ति आया है तो उसमें वो लक्षण दिख रहे हैं तो जांच करें, उसका ट्रीटमेंट हो जाए। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो एक दूसरे से फैलेगी। ठीक है। आप ये बताइए कि प्रतापगढ़ में रियासतकालीन कौन कौन से सिक्के रहे हैं? सर सालम शाही है और मुझे आइडिया नहीं। ठीक है। आप ये बताइए, संविधान का अनुच्छेद 44 किसकी बात करता है? कॉमन सिविल कोड की बात करता है। क्या होता है ये सर विवाह, तलाक, संपत्ति और इन चीजों में कॉमन, सब धर्मों के लिए, सब व्यक्ति के लिए जैसे नियम होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, भारत जैसे विविधतामय और बहुसांस्कृतिक देश में कॉमन सिविल कोड लाया जा सकता है? सर जैसे संविधान में उल्लेख किया गया कि कॉमन सिविल कोड की स्थापना होगी राज्य के द्वारा, तो मुझे लगता है लाया जा सकता है। पर यहाँ सर दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो जैसे विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार, तो जहाँ सर मेरा सोचना है कि विवाह एक ऐसी चीज है, उत्तराधिकार और तलाक और संपत्ति के जो चीजें हैं उसमें सर तलाक इसमें लाया जा सकता है कॉमन सिविल कोड। पर विवाह एक ऐसी चीज है, सब धर्मों की एक धार्मिक स्वतंत्रता देखे अपन वो भी है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत लगती है। ठीक, ओके। अभी जो है केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी राजस्थान में आई थी अभी फिलहाल में, तो उन्होंने कौन सी केंद्रीय योजनाओं का रिव्यू किया है? माफी चाहूंगा सर। ठीक है। आपके जिले की प्रमुख समस्याएं क्या है? सर मेरे जिले की समस्याएं जो उनको एज ए सेक्टर हम देख सकते हैं, जैसे कुछ सोशल समस्याएं हैं, सोशल में मोहताना की समस्या है, अंधविश्वास की समस्या है, मदिरा पान है, बहुपत्नी प्रथा है, ये चीजें है। और इसके बाद दूसरी चीज हम देखें आर्थिक समस्या है, गरीबी का जो गरीबी है, बेरोजगारी है, इसके अलावा पलायन की सबसे मेजर समस्या है। और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें तस्करी की समस्या आती है। इसके अलावा फायरिंग की अक्सर महीने में 1-2 बार अक्सर होती है, फायरिंग की भी एक ये बड़ी समस्या आती है। और इसके अलावा हम कृषि की बात करें तो क्या जंगल क्षेत्र ज्यादा है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है। तो ठीक है अमृतलाल जी, आप ये बताइए कि
वैक्सीन राष्ट्रवाद अभी सब चर्चा में, इसका क्या तात्पर्य है? और वैक्सीन राष्ट्रवाद क्लियर तो मुझे नहीं पता है, बट मैं एक थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ। वैक्सीन राष्ट्रवाद में जैसे कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, तो कोई भी राष्ट्र दवाई अगर वैक्सीन बना रहा है तो वो यही चाहेगा कि पहले अपने देश के लोगों का भला हो, अपने देश के लोगों के लिए ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद चाहे। तो आइडिया सब क्लियर है। ठीक है, आपका आइडिया बिल्कुल उचित है। तो क्या ये सही है? सर राष्ट्र के हिसाब से सही हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी हर राष्ट्र ये चाहता है कि अपने नागरिकों को पहले प्रोवाइड करे, उसके बाद वर्ल्ड के अन्य देशों को सप्लाई करे। ठीक है, ठीक है अमृतलाल जी, आपका इंटरव्यू यही हो रहता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।